सबको मेरा जय भीम। मेरा नाम आरती है और मैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था की विद्यार्थिनी हूँ। जैसे कि गुलामगिरी किताब में महात्मा ज्योतिबा कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमाए, इतना सारा अनर्थ एक अविद्या से हुआ। ऐसा कह के महात्मा हमें शिक्षित होने का संदेश देते हैं। शिक्षित होने से उनका मतलब है अपने इतिहास, अस्मिता और अधिकारों के प्रति जागरूक रहना। पर स्वतंत्रता के बाद जब से हमें शिक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला है, क्योंकि उसके पहले तो ये अधिकार हमें नहीं था, तो तब से हमें शिक्षा, स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, क्या वो हमें हमारे इतिहास और अस्मिता के प्रति जागरूक रहना सिखाती है, या फिर सांस्कृतिकरण के नाम पर हमें ब्राह्मणवादी सोच और तौर तरीकों का मानसिक गुलाम बनाती है। इस तरह का मानसिक गुलामीकरण अलग अलग माध्यमों के द्वारा भी किया जाता है। एंटी वुमेन स्पीक आउट में हमारे जो साथी हमसे जुड़े थे, जैसे कि वैशाली भांडारकर है, सुनीता भोसले मैम है, इन्होंने कहा था कि हम नोमैडिक कम्युनिटी के लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि जो अधिकार एक हिंदू समाज, उच्च जाति के हिंदू व्यक्ति को मिलते हैं, वो कोई भी अधिकार हमें मिलते नहीं है। इसी सवाल पर आगे जाकर प्रोफेसर भांग्या बुक्या इन्होंने हमारे फेसबुक लाइव पर बात रखी थी कि हम कौन हैं, मतलब नोमैडिक कम्युनिटीज कौन है, हमारी अस्मिता क्या है। आज इसी विषय पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे साथ एक कदम आगे चर्चा करने के लिए आज जुड़ी है नितिशा जी। नितिशा खलको दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाती है। उनका काम आदिवासी और अन्य वंचित समुदायों के सवालों पर है। उनकी कविताएं, कहानियां और लेख अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। नितिशा जी ने अपना ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और मास्टर्स से लेके पीएचडी तक आगे की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से की है। हमारे इस मंच पर मैं उनका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद आरती आपका, और बहुत बहुत सभी को जोहार। आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे का 26वां साल हम लोग मना रहे हैं। सभी को मैं जय भीम कहना चाहती हूँ, जोहार कहना चाहती हूँ। और आज आपने मुझे नोमैडिक प्लेटफॉर्म से बातचीत रखने का मौका दिया है। महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि जहाँ से हमेशा से आंदोलन बहुत मुखरता के साथ सामने देखने को हमें मिलता रहा है, और आज इस मंच के वाया मैं आप लोगों से संवाद कर पाने की स्थिति में आई हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आरती का, दिशा का, जिन लोगों ने आप लोगों से मुझे जोड़ने का और बात करने का, और वो भी आज एक खास दिन में जब हम लोग विश्व आदिवासी दिवस, विश्व में सभी आदिवासियों की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मुझे लगता है सेलिब्रेशन तो एक आवश्यक चीज है ही जीवन के लिए, और इस पैंडेमिक में, कोरोना की टाइम में ये सेलिब्रेशन हम लोग एक विजुअल माध्यम से करने की कोशिश में हैं, लेकिन आदिवासी सेलिब्रेशन तब कर पाएगा जब वो सरवाइव कर पाएगा। तो आज न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में एक बड़ी पॉपुलेशन जिनके साथ एक बुरा बर्ताव, तथाकथित मुख्य धारा का समाज, उसके वर्ग, उसके वर्ण, उसकी जाति, उसके अपीयरेंस, उसके संस्कृति आदि पर लगातार हमला करता रहा है। तो हम लोगों को आज इस खास दिन में उस पर बात करने की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो मुझे लगता है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग खुलकर के बातें करेंगे, संवेदनाओं को समेटे हुए बातचीत करेंगे, और अपनी जो भी दिल में बातें हैं, मन में बातें हैं, और कैसे उसको हम लोग एक बौद्धिक जगत का हिस्सा बनाएंगे और कैसे उसको आंदोलन में लेकर के जाएंगे, इसके लिए ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि आज जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो एक तरफा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने सवालों के माध्यम से हम सभी लोगों को एक दिशा निर्देश भी देंगे, और शायद हम लोगों को
और बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। जो भी अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, हम लोग आदिवासी समाज बहुत हार्डशिप में एक पहला जनरेशन हो या दूसरा जनरेशन हो जो पढ़ लिख पाया है, और इन अकादमिक संस्थानों में रहते हुए हम लोग थोड़ी सी दखल रखने की आज जरूरत कर पा रहे हैं। और इसी जरूरत को देखते हुए जिस तरीके से सत्ताएं अपने सांस्कृतिक संगठनों के वाया हमारे बीच में पेनिट्रेट करती है, अंदर आने की कोशिश करती है, और हम लोगों को बिल्कुल सांस्कृतिक रूप से एक दास्ता की ओर, एक स्लेवरी की ओर ढकेलने की कोशिश कर रही होती है। तो आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां, और आंदोलन के लिए आगे कैसे बढ़े इसको लेकर के आज हम सारी बातचीत करने जा रहे हैं। और जो संविधान द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब से बाहर नोमैड्स और डीनोटिफाइड ट्राइब या क्रिमिनल ट्राइब जैसे टर्मिनोलॉजीज में फंस करके बस हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाते हैं या एक यूनिटी से बच पा रहे होते हैं, आज उसको हम लोगों को असर्ट करने की जरूरत है। और जितनी भी श्रमशील जातियां हैं, जो हम लोग श्रम पे विश्वास रखते हैं, अपने कामों पे अपने जीवन को जीना देखते हैं और उसकी सुंदरता को जीते हैं, ऐसे लोगों की यूनिटी का आज दिन है। सभी को सलाम, सभी को जोहार। और आज मैं चाहूंगी कि आरती यही बातचीत को आगे ले जाने के लिए जिस भी तरीके से क्वेश्चंस वो अगर साझा करना चाहें तो वो एक एक क्वेश्चन रखती जाएं और मैं उनके आंसर्स आपके साथ में एक्सप्लेन करती जाऊं। तो जैसे कि आपने पहले भी बात की है कि स्वतंत्रता के बाद का जो सेंसस हुआ उसमें जो आइडेंटिटी, एक धर्म की जो आइडेंटिटी है वो एक तरह से सारे ही आदिवासी यहाँ के जो है वो अपना अलग आइडेंटिटी मानते हैं। पर सरकार के द्वारा जब सेंसस होता है तब उनको ये आइडेंटिटी रखने का मौका नहीं दिया जाता। उनके ऊपर एक ही ऑप्शन होता है कि या तो हिंदू में आए या फिर अन्य में आए। तो जैसे वहां से लेके अभी तक जो 70 सालों में किस तरह से ये हिंदुआइजेशन या ब्राह्मणाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। थैंक यू आरती। सबसे पहले मैं सिर्फ 70 सालों के इतिहास में नहीं जाना चाहूंगी, एक उससे भी पीछे का इतिहास क्या रहा है, मैं थोड़ा सा सेंसस के हवाले से वो सारी बातें रख लेना चाहूंगी, और उसके बाद हिंदुआइजेशन का प्रोसेस कैसे हमारे में दखल अंदाजी करता है उस पर मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग अगर भारत में सेंसस का इतिहास उठा करके देखने की कोशिश करते हैं तो ये ब्रिटिश इरा में होता है और ये टाइम पीरियड है 1871 का। इसमें 1871 हमारा पास पहला जनगणना का एक डाटा है, और जिसमें आदिवासियों के लिए एबोरिजिन ट्राइब और सेमी हिंदुआइज्ड एबोरिजिन्स करके एक पॉपुलेशन 11.86% की संख्या के साथ दिखाया जाता है। और ये पहला सेंसस में हमारा जो पहला पॉपुलेशन के आधार पे जो बातचीत की गई है 11.86%, और उसमें भी हम हिंदू और मुसलमानों के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी दिखाई पड़ते हैं, और बाकी अन्यों का उसके बाद में आता है। तो 1871 में एबोरिजिन्स के नाम से आपने आइडेंटिफाई किया, ये पूरी तरीके से एक कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग जो ट्राइब को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के रही, हम उनके हवाले से इन तमाम बातों को देखने और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। 1881 आता है, 10 साल बाद वो एबोरिजिनल्स इनको लिए एक टर्म रूढ़ करते हैं और इनकी संख्या हो जाती है अब 2.5। 10 साल में ये जो 8% का एक कमी है वो कहाँ जाता है, ये सवाल करने योग्य बातें हैं, या हो सकता है उनके मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम थी। तो ये सब चीजें हमारे पास अंडरलाइन आती है, लेकिन फिर से गौर करने की बात है कि ये आबादी तीसरी बड़ी आबादी है। 1891 में आते हैं, यहाँ पे पहली बार इनको नाम हमारे आदिवासी समूह को मिलता है एनिमिस्टिक। आदिवासियों के लिए जीव धर्मी होना
कॉलोनियल ब्रिटिश इराक के लोगों को समझ में आता है और वो हमें नाम देते हैं 1891 में एनिमिस्टिक, और फिर से ये बड़ी आबादी है तीसरी। इसी तरीके से 1901 में ये एनिमिस्टिक नाम के साथ आगे बढ़ते हैं, 1911 में ये एनिमिस्टिक प्रिमिटिव के नाम से आगे बढ़ते हैं, और फिर 1921 में ट्राइबल रिलीजन ये लिखते हैं हमें, और 1931 और 1941 तक आते आते ये ट्राइब्स में हमें लिख करके आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन इस पूरे पिछले स्वतंत्रता से पूर्व में हुए सेंसस के आंकड़ों को आप देखें तो ये तीसरी बड़ी आबादी दिखाई पड़ती है पूरे देश भर में। अब क्या होता है, हमारा देश 1947 को आजाद हो गया है और 1951 फिर से दोबारा सेंसस होते हैं, और इस सेंसस में आदिवासी की पहचान डाइल्यूट कर दी जाती है। वहां से ये आदिवासी शब्द गायब कर दिया जाता है, और जितने भी एनिमिस्टिक, ट्राइबल रिलीजन, प्रिमिटिव रिलीजन्स के नाम से हम आइडेंटिफाई किए जा रहे होते हैं, वो आजाद भारत में हमारी आइडेंटिटी गायब कर दी जा रही होती है। तो इस सवाल के साथ में आज 2021 हमारे सामने है, और इतने लंबे समय से लोगों ने इस बात को चिन्हित नहीं किया, या चिन्हित किया भी तो इसके लिए आंदोलन इतने प्रखर रूप से हमारे सामने नहीं आ पाया। लेकिन पिछले 2 दशकों से मैं कह सकती हूँ कि 2001 में भी झारखंड में इसकी मांग उठी थी, और झारखंड में बहुत सारे इलाकों में इस सेंसस का बॉयकॉट किया गया था, और सिर्फ कहना यही था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और हम हिंदू के खाते में तो अपना नाम नहीं डलवाएंगे, ना ही हम अदर्स, जो आपका सेंसस का कॉलम है, ये 6 मेजर रिलीजन के साथ 7वां कॉलम अन्य का देता है, और अन्य में वो उन फुटकल लोगों को डाल देते हैं जो अपने आप को या तो हिंदू नहीं क्लेम करते हैं, या ईसाई नहीं क्लेम करते, या मुसलमान नहीं क्लेम करते, या सिख, और आप जैन नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश इरा में जब हम गुलाम थे तो हम ज्यादा स्वतंत्रता और बहुत सारी चीजों को एक्सेस कर पाने के लिए सक्षम थे, और आजाद भारत में हमारे साथ क्या घटित होता है। तो इस सत्ता की चालाकी को हम लोगों को एक्सपोज करना है, सामने रखना है, बातचीत करनी है। सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, बस इसको रिसर्च करके फैक्ट्स के वाया हम लोगों को सामने ला के बात करने की जरूरत है। आरती ने प्रश्न किया है कि जो एक हिंदुआइजेशन का प्रोसेस है बहुत लंबे समय से आदिवासियों के बीच में चल रहा है, और आपने 70 साल का काउंट करने की कोशिश की या उस पर बात करने की बात की है। तो मैं इस पर कहना चाहूंगी कि आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पहले इंडिपेंडेंस से पहले लोगों ने हमारे साथ एक धोखाधड़ी की 1951 के सेंसस में। उसी तरीके से आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि ये हिंदूवादी संगठन कब से हमारे बीच में है। आप पाएंगे कि इनका पेनिट्रेशन आपके बीच में बहुत बाद में बढ़ा है, ये आप तक पहुंचने की कोशिश में नहीं थे, और ना ही ये आपके द्वारा जो वर्ण व्यवस्था काबिज थी जिसमें 4 वर्णों की बात के बाद 5वां एक अछूत वर्ण आपने तैयार किया, जिसको कि आपने बहुत दूरी बना के रखी, एक बहुत घृणित व्यवहार किया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, और उनके साथ वो सारी गलत चीजें की जिसका कि मतलब आज भी फूलन देवी जैसा आइकन हमारे सामने उभर के आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये हिंदुआइजेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं उनके लोभ की वजह से आदिवासियों तक पहुंचता है। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो इस देश में आदिवासी हैं उनके पास रिलीजन का जो मामला है वो बहुत प्रकृति जनित है, वो प्रकृति पर आधारित है। इनके पास एज सच कोई मंदिर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर देवता नहीं है। हम लोग चाहे तो इनको अपने अंदर में मिलाने की जो प्रक्रिया हो सकती है वो हम लोग कर सकते हैं, हम इनको अपने पास में ढाल सकते हैं। और उन्होंने क्यों आदिवासियों को चुना इसके लिए, इसका सीधा सा एक आंसर यह भी हो सकता है कि जो अन्य मेजर रिलीजन भारत में है, जिसको कि हम लोग इस्लाम और क्रिश्चियंस कह लेते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के जो आइडियोलॉग वगैरह हैं, उनका ये मानना है कि
इनकी जो पितृभूमि है, जो इनका पैटर्नल लैंड है, वो जो इनका आस्था का केंद्र है, वो कहीं ना कहीं भारत से बाहर के देशों में है। आपके क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम है, आपके मुसलमानों के लिए मदीना है। तो इन लोगों से आप अपनापन कभी भी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ में रहते हुए कहीं भी अन्य जगह पे प्रेयर के लिए या अपनी ईमानदारी को बनाने के लिए वो कहीं भी अपने आप को सबमिट करने के लिए नहीं बाहर निकलते हैं, तो वो आदिवासी लोग हैं। और हम लोग इनको, जिनके पास एक बहुत मोटे तौर पे कोई एक धर्म जैसी अवधारणा नहीं है, तो हम इनके अंदर में जाके काम कर सकते हैं और इनको अपने में मिलाने की प्रक्रिया में कर सकते हैं। तो आरएसएस जैसे संगठन जो लगभग 550 से ऊपर अन्य छोटे छोटे संगठनों के साथ आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी कल्याण केंद्र हो, आपका सेवा भारती हो, इन नामों के साथ में ये काम कर रही है। और एक मिशनरी के तौर पे 1927 से लगभग वो लगातार जारी है और वो लगातार एक काम कर रही है। और उसने इस काम के पैटर्न को सीखा ईसाई मिशनरियों से कि किस तरीके से सेवा के द्वारा हम लोग लोगों को अपने अंदर अपनी बातें भी कर सकते हैं। लेकिन इस सेवा का उद्देश्य अगर अपनी संस्कृति किसी के ऊपर थोपना है तो इस चीज का विरोध होना चाहिए। हमारा संविधान अधिकार देता है धर्म के मामले में स्वतंत्रता की, लेकिन आप कुछ दिन पहले ही 5 तारीख को जिस तरीके का आयोजन पूरे देश भर में एक सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जाकर के उसका शिलान्यास करता है, ये हम लोगों के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलर देश के लिए बहुत ही घातक साइन है। वो एक इंडिविजुअल के तौर पे गए होते तो वो बात समझ में आती है, पर वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ वहां नहीं पहुंचते हैं। एक पूरे सत्ता का जो एक पूरा प्रेशर हो सकता है वो उस पूरे आयोजन में दिखता है। तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के हमारा देश बहुत बड़े मेजर अटैक से गुजर रहा है, और उसमें भी आदिवासी वो सत्ता के द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक युद्धों में तो है ही, साथ ही साथ वो पूंजीवाद और बाजारवाद जैसे बहुत पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज के अंतर्गत पिसने के लिए बिल्कुल बंधा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसका विरोध हम लोगों को पुरजोर तरीके से करना चाहिए, और आदिवासी हिंदू नहीं है इस बात को बहुत मुखरता के साथ उठाने की जरूरत है। ये जो हिंदुआइजेशन या ब्राह्मणाइजेशन का प्रोसेस जिस तरह से हुआ है, तो इसका विरोध हमें करना है, पर जो आदिवासी है या नोमैडिक कम्युनिटीज है या डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, जी तो इनके ऊपर इस चीज का किस तरह से असर होगा। जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग संस्कृति इनकी है, तो कई बार लोगों को लगता है कि यहाँ पे मतलब इस देश में रहते हैं तो आप हिंदू हैं, पर ये ना मानते हुए हमारी संस्कृति, हमारी अस्मिता को बचाने की जरूरत क्यों है, ये इतना हम जोर शोर से क्यों रखना चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, इसका क्या नुकसान हो सकता है। इसके लिए आरती पहले हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं, तो हम क्या हैं, इस चीज को सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में बैठाने की जरूरत है। क्योंकि एक संस्कृताइजेशन का नहीं दिखने वाला वेपन आपको लगातार हिट कर रहा है, आपको मार रहा है। और आपका जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक हो, तमाम जगहों पे आप देखने की कोशिश करें तो वो आपको कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश में कर रहा है कि जो उनका एजेंडा है वो आप अपने आप को बहुसंख्यक क्लेम करके इस देश को जो भी चाहे डिसीजन में ले जाना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुसंख्यक नहीं होता है, इसमें जो अल्पमत हैं और उनकी जो स्वतंत्रता है और उनकी जो इच्छाएं हैं, वो जो चाहते हैं, उसको भी हम लोगों को मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ रखने की जरूरत है। अदरवाइज हमारे ही देश में जब 1947 में देश आजाद हो रहा था, उस समय आपने देखा कि हम लोगों ने धर्म के आधार पर एक देश की निर्मित की, ठीक है,
इसके पॉलिटिकल रीजंस थे, लेकिन बहुत हद तक धर्म को एक आधार बनाया गया, भाषा एक आधार थी। लेकिन आगे चल के जो पाकिस्तान के साथ घटित होता है वो हम क्या देखते हैं, 1971 में जाके वो भाषा के नाम पे अलग हो जाता है। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्ला के साथ बस और उसकी बांग्ला संस्कृति के साथ उपेक्षा को पा करके वो उससे अलग होने का डिमांड करता है। तो धर्म किसी भी जगह, किसी भी राष्ट्र के लिए एक आवश्यक तत्व नहीं है, वहाँ के लोग आवश्यक तत्व हैं। वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ का संस्कृति उसका मतलब एसेट है। तो मुझे लगता है आदिवासियों को सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि एक तो जितनी बड़ी परिधि को हमने भारत कहा हुआ है, उस ज्योग्राफी में हर एक अलग अलग जगहों पे एक अलग अलग आदिवासी संस्कृतियां पनपी हैं, फली हैं और अच्छे तरीके से फ्रूट हुई हैं। तो आप पाएंगे कि जो हम लोगों को इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि हम लोग एक तो हेट्रोजेनस हैं, होमोजेनस नहीं है। और उस हेट्रोजेनस होने का रीजन भी ज्योग्राफिकल है और कोई रीजन नहीं है। आप मूल में जाएंगे, दर्शन में जाएंगे और मेन क्वेश्चंस में जाएंगे तो वो फिर बिल्कुल एक दिखाई पड़ेंगे कि हाँ, तो आदिवासी हिंदू नहीं है। इसको लेकर के मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हम हिंदू नहीं है। तो मैं सबसे पहले जो पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों में कॉमन पाती हूँ वह है उनका प्रकृति की पूजा करना। ठीक है, वो अपने आप को प्रकृति पूजक बोलेंगे और उनका पूरा जीवन से लेकर मृत्यु तक का आयोजन जो है वो पूरी तरीके से जल, जंगल, जमीन और लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद आप पाएंगे कि इनके पास सूरज, चांद, पहाड़, नदी, जंगल, जानवर आदि की ही पूजा पाठ है। अर्थात जो हिस्ट्री या इतिहास के विद्यार्थियों को हम लोगों को ये बात बताई जाती रही है कि धर्म की उत्पत्ति तब होती है जब हम लोग किसी चीज से डरते हैं। तो आदिवासियों ने उन्हीं चीजों को पूजा पाठ के तौर पे रखना शुरू किया जो कि उन्हीं लोगों को पूजा पाठ करना शुरू किया जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो प्रकृति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसपे किसी का भी वश नहीं है। अभी का पैंडेमिक इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है, किस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क है कि जो मैमल्स में भी हम आदमी होने पे इतना इतराते रहे हैं, एक छोटे से वायरस के जो इनविजिबल है उसने हम लोगों को लॉक करके रखा हुआ है अपनी अपनी जगहों पे। तो हम लोगों को प्रकृति को सम्मान देना होगा और ये चीज डिमांड करता है और ये आदिवासियों के पास आज तक सहेजा हुआ है। ठीक है, मैं तीसरे पॉइंट पे बताना चाहूंगी कि चल और अचल को हम लोग इक्वली पूजते रहे हैं। सिर्फ जो गतिमान है, जिसमें लाइफ है, सिर्फ वही हमारे पूजा के लिए नहीं है। लेकिन जिसमें लाइफ नहीं है, आप पहाड़ों को भी पूजते हैं और पहाड़ों को भी पूजने की वजह है कि आपकी जिंदगी की बहुत सारी जरूरतें उससे पूरी होती हैं। तो यहाँ पे चल और अचल दोनों जगत के लिए आदिवासी समाज में पर्याप्त सम्मान है। आप बाकी धर्मों में आप इस चीज को पाएंगे कि अचलों के प्रति जो सजीव है उनको वो पूजा कर लेंगे, लेकिन जो अचल है, जैसे पत्थर है, जैसे मिट्टी है। आप भीलों के बारे में एक बात जाने तो भीलों के पास एक परंपरा है, वो सुबह उठ करके जब भी बाहर निकलता है अपने घर से और जमीन पे पैर धरता है तो वो सबसे पहले उसको नमन करता है और बोलता है कि भूमि, आपको मुझे अपने पूरे जीवन को जीने के लिए आज पूरे दिन रौंदना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, सो मुझे माफ कीजिए। तो आप इस छोटी सी एक प्रैक्टिस से समझ सकते हैं कि कितना सम्मान जो जमीन लोगों को जमीन के ऊपर के पैर रखने से वो इतना उसको प्रे करके उसको प्लीड कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम आपको ऐसा क्रश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए ये काम कर रहे हैं। वहीं पे हमारे पास पूंजीवादी व्यवस्था में हम क्या देख रहे हैं कि आप उसको डिग करने के लिए, आप खदानों के लिए, आप कोयला के लिए, हीरा के लिए कितना भी उसको डिस्ट्रॉय करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये एक बिल्कुल सोच की बात है, मानसिकता की बात है और एक इंटेलेक्चुअली मतलब कह लीजिए कि नॉलेज सिस्टम की बात है कि हम लोगों के पास वो सेंस है कि जो हमने पाया है वो हम आने वाली भावी जनरेशंस को भी देंगे, लेकिन अदर्स के पास ये सेंस नहीं है। हम जो भी खर्च करेंगे संसाधनों को, पानी को, पत्तों को, जंगलों को, बहुत कम। हमारे पास बैठने के लिए एक चेयर्स, दो चेयर्स काफी होंगे या सोने के लिए एक चटाई काफी होगी, लेकिन आपको
बाकी जो एक सो कॉल्ड मॉड्यूलर घर होगा उसमें आपको फर्नीचर के नाम पे पेपर फ्राई के भी फर्नीचर चाहिए, अर्बन लैडर के भी तरह तरह के फर्नीचर्स चाहिए। तो आपकी जो संस्कृति है उपभोक्तावादी, उससे बहुत दूर है आदिवासी समाज। आप उनके घरों में होकर के आइए, जितनी जरूरत की चीजें होती हैं सिर्फ वो वह रखना चाहते हैं, उससे इतर नहीं रखना चाहते हैं। मैं आगे बात करना चाहूंगी कि आदिवासी के पास जो और कुछ खास है वो क्या है कि वो अपने आत्मा और परमात्माओं पे विश्वास करते हैं। उनके अनुसार जो लोग हैं वो कभी भी मृत्यु के बाद वो अशुभ नहीं हो जाते हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं। जो भी मृत व्यक्ति है वो स्वर्ग और नर्क की अवधारणा से दूर है, और जो भी है आत्माओं को और पूर्वजों को हम लोग अपने अपने घरों में रखते हैं। मैं झारखंड में आती हूँ और हम लोग बाय प्रैक्टिस उनको, मृत व्यक्ति के आत्मा को हम लोग अपने घरों में बुला करके वापस रखते हैं। तो ये परंपरा से आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज मतलब दूर नहीं है, सब हमारे विदीन है। और उसके बाद मैं आगे बात करना चाहूँ तो गांव देवता होते हैं हमारे पास, जंगल के देवता होंगे, जमीन के देवता होंगे, जल देवता होंगे आदि। आत्माओं को लेके हमारे पास जो समझदारी है कि आत्माएं अच्छी भी होती हैं और बुरी आत्माएं भी होती हैं। अच्छी आत्माएं जो आपको प्रोटेक्शन देंगी और बुरी आत्माएं जो आपका अहित करेंगी। और इसके नुकसान को पहुंचाने के लिए कई सारे रिचुअल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं। तो ये तमाम सिर्फ अवधारणाओं पे है, मान्यताओं पे है, और इससे हम किसी को अहित नहीं करने जा रहे होते हैं। आप हमारे देश भर के आदिवासियों के बारे में अगर देखने की कोशिश करें तो वह पूरी तरह से जो न्यायिक व्यवस्था है आदिवासी समाज की, वो मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पे क्या दे रहा होता है, वो आपको समाज से बहिष्कृत करते हैं, बाहर कर देते हैं, आपका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। आपके पास हैंग करने की परंपराएं नहीं है, आप उसको जीवन इम्प्रिजनमेंट भी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं देते हैं। तो आपको देखने और समझने की जरूरत है कि वाकई हमारे पास जो चीजें हैं वो कैसे उनसे कितना अलग रखती हैं। आगे मैं बताऊं तो देवालयों का अभाव होता है। कोई भी एक स्थल जो मानव निर्मित हो वह नहीं होता है। जो भी हमारे पास पूजनीय है वो प्रकृति में ही है और वो खुले में है। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगी वो है धर्म ग्रंथों का अभाव है। हम किसी भी चीज को रूढ़ मानते हैं और उसमें बदलाव की संभावनाएं चाहते हैं, और यही वजह है कि ये लिखित तौर पे ऑब्वियस नहीं किए जाते हैं। ये समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें चेंजेस आ सके, इसलिए आदिवासी समाजों के पास धर्म ग्रंथ बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। और जो भी वो परंपरागत तरीके से याददाश्त के आधार पर रिचुअलों को परफॉर्म करके जीने की कोशिश करता है, और इसमें परिवर्तन का पूरा स्पेस रहता है। बस इन्हीं बातों के साथ में मतलब मुझे लगता है इतना काफी होगा अंडरलाइन करने के लिए कि कैसे हम आदिवासी हिंदू नहीं है। बार बार इसको सनातनी और आर्य और वेदी संस्कृति से जोड़ करके देखे जाने का हम लोगों को विरोध करना चाहिए, और बिल्कुल सजग होकर के हम लोगों को कोशिश करना है कि हम कोई भी हिंदू त्योहारों से अपनी दूरी बनाना शुरू करें। आपका बाजार बिल्कुल आपके लिए अबीर परोस देगा, आपके लिए रंग परोस देगा, दिवाली में आपके लिए मोमबत्ती और तरह तरह के दिए और सजावटी सामान आपको अट्रैक्ट करने के लिए रख देगा, लेकिन आप सचेत होकर के आप अपने आदिवासी त्योहारों को सिर्फ सेलिब्रेट करें। और बिल्कुल, क्योंकि आपके त्योहारों को हिंदू या अन्य धार्मिक समुदाय कभी भी सेलिब्रेट नहीं करने जा रहा होता है। तो इतनी उदारता जो हमने दिखा रखी है कि हम क्रिसमस भी मनाएंगे, हम ईद भी मनाएंगे, हम होली, दिवाली, छठ पूजा, हम तमाम तरह के आयोजनों को एक्सेस करेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप ऑर्थोडॉक्स होकर के अपनी जिंदगी को और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए बिल्कुल कमर कसे हुए हैं, तो इस ओर हम लोगों को बहुत रूढ़िवादी तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आदिवासी कम्युनिटी अपने ट्रेडिशन को या अपने धर्म को लिखित स्वरूप में नहीं रखे हैं क्योंकि वो बदलाव में विश्वास करते हैं। वैसे ही नोमैडिक कम्युनिटीज भी जो है वो बदलाव में विश्वास करती है, एक जगह पे रुकती नहीं है, भटकती रहती है, आगे बढ़ती रहती है।
इवन उनकी भाषाएं भी जो है वो भी एक नदी की तरह बहती रहती है, क्योंकि पानी एक जगह गड्ढे में आ गया तो खराब हो जाएगा, पर नोमैडिक कम्युनिटीज चाहती है कि वो आगे बढ़ते रहे, विकास करते रहे। पर इसी चीज को देखा जाता है, जैसे ऊपरी तरीके से हमें देखते हैं, ऊपर से देखते हैं हमें, तो देखते हैं कि ये बैकवर्ड है, ये पीछे रह गए हैं, ये क्यों, इनको क्यों ऐसे इस तरह का जिंदगी जीना है। तो एक एकेडमिया में भी हम एक संस्कृति को देखने का सोच जो है वो सेटल कम्युनिटी या फिर कास्ट कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से हमें देखते हैं, और फिर उस तरह से वो लिखते भी है हमारे बारे में। तो इस जो नॉलेज प्रोडक्शन का हमारे लिए क्या नुकसान है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कि एक असर्शन अगर होना चाहिए, तो हमारे जो रिसर्चर है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, इनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? साथ ही मुझे जो लगता है ना कि हम लोग जब भी अपने नॉलेज प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, उस पर अपने प्रॉपर्टी राइट और कॉपीराइट जैसी अवधारणाओं से भी अब हम परिचित हो चुके हैं, और अपने पास एक नया चश्मा है जिससे कि हम देखते हैं कि नहीं, अगर आपके पास एक सेटल्ड कम्युनिटी के पास, कास्ट के पास जिस तरह की समझदारी थी जो हमारे समाज के लिए सुटेबल नहीं है, वो फिट नहीं बैठती है। 1970 का दशक है जब सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पहली बार भारतीय समाज में आ रहे थे, और इन सारे एकेडमिक विषयों ने आदिवासी को जो देखने और प्रेजेंट करने की कोशिश की, उसमें उनका आग्रह बहुत हद तक विचार धारा के स्तर पे आप पाएंगे कि हिंदू संस्कृति का हिस्सा थे। हमें मालूम है भारतीय शिक्षा व्यवस्था किनके कब्जे में रही है लंबे समय तक। वो तो 1813 का दौर है, लॉर्ड मैकाले आए हैं और बोल रहे हैं स्कूल्स खोले जाएंगे और मुझे अपने प्रशासन के लिए हर तरह के लोग चाहिए, तो सबके लिए मैं शिक्षा ओपन करता हूँ। तो आप पाएंगे कि जो शिक्षा व्यवस्था का जो एक नजरिया था, उसमें एक हिंदू संस्कृति का, एक ब्राह्मणी संस्कृति का बहुत होल्ड था, और वो आज भी है। और उसी को तोड़ने के लिए जब मैंने बिल्कुल प्रारंभ में ही बात की आरती की, किस तरीके से हम लोग पहली और दूसरी जनरेशन ही है हार्डली जो आज मास्टर्स तक और पीजी के बाद आगे फर्दर स्टडीज तक पहुंचे हैं, एक रिसर्चर की भूमिका में आए हैं, और तरह तरह के ऑब्जर्वेशंस, तरह तरह के डिबेट्स और तरह तरह की बातों से हमारा परिचय हो सक रहा है, और हमारा नजरिया जो बहुत समय तक, क्योंकि आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहाँ पे कि आप लगातार कुछ चीजों को सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, और फिर आप क्रिटिकल होने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका आयोजन मुझे लगता है जब आप जिस कम्युनिटी से हैं या मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, तो वहाँ पे इस तरह का दखल अंदाजी बहुत रेयरेस्ट मिल सकता है। तो यूनिवर्सिटी का तो एक आयोजन ही है कि डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल आए यहाँ पे और अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ आए और अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को हमारे साथ साझा करें, और उसके बाद जो भी चीज हम एक दूसरे से लर्न और अनलर्न करें अपने आप को, उसमें फिर एक दिशा ऐसा कुछ तय करें जिसमें कि बहुत रोमानियत नहीं हो, बहुत रोमांटिसिज्म नहीं हो, लेकिन एक बहुत सीधे सादे तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग हर किसी के सर्वाइवल की बात कर सके, और वो सर्वाइवल बहुत सम्मान के साथ आ सके, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ में शिक्षा, और मुझे लगता है एक डिग्निटी, एक डिग्निफाइड वे में जीने की जो कोशिश है, जो एक हमारे पास ग्लोब है। आप पाएंगे कि ये ग्लोब इतना सक्षम है कि जो यहाँ पे एक पॉपुलेशन है उसको वो सर्व कर सकती है अच्छे से, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमें बहुत कुछ चाहिए
और बहुतों के लिए हमें बहुत कुछ पाने की इच्छा में हम उनको क्रश करने में, खत्म करने में जरा सी भी एक चीजों को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास वो सेंस ही नहीं डेवलप हो पा रहा होता है कि किसी अन्य के लिए भी हमें सोचना है। आप धर्म की पोथियों में चाहे जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख करके सेव करके रखे हुए हो, आप मोरल साइंस की क्लासेस में पढ़ाते हो, रिलीजन की क्लासेस में, थियोलॉजीज में पढ़ाते हो, लेकिन जब आपने उसको प्रैक्टिस ही नहीं करना है तो फिर आप किस आधार पे बात करते हैं कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपने सिर्फ अक्षरों को पहचान लेना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आपने शिक्षित होकर के किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को मतलब किसी भी तरीके से हरास नहीं करना, यह आपका इंटेंशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब भी नॉलेज प्रोडक्शंस में जाएं, चाहे अपने एसेसन्स में जाएं, तो हमें किसी कम्युनिटी से बैर नहीं रखना है। उस कम्युनिटी के साथ जो किए गए गलत चीजें हैं, हमको उनको अंडरलाइन करके बस बता देना है। उनका उल्टा हो करके हम कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। उनका जो सौंदर्य बोध रहा हो या उनका जो चश्मा रहा हो, उसके ऑपोजिट हो जाने से हम सुंदर नहीं हो जाएंगे। अगर वो गाली देते हैं, वो मार काट करते हैं, तो हम उसका विकल्प वही करके नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों को यह बात बहुत संवेदनशील होकर के मैं बार बार कहना चाहूंगी कि बहुत प्यार से चीजों को ठीक करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो भी एक मनुष्य आदमी समुदाय से हैं और मैमल्स हैं, और हम लोगों का बिल्कुल एक जाति की जो पहचान है, एक मनुष्य जाति की जो पहचान है, वो बिल्कुल एक है। तो फिर ये जो युद्ध है, युद्ध की स्थितियां बनाई गई हैं और परिस्थितियों ने बनाया है, और एक वर्चस्व की जो संस्कृति है कि हम आप पे रूल करेंगे। भारतीय पॉलिटिक्स को देख करके तो यही समझ में आता है कि वो रूल करना जानती है, वो छीनना जानती है, वो लोगों पे बराबरी का अधिकार देना नहीं चाहती है। जबकि संविधान में कितने लंबे समय से लोगों ने बैठ करके इसको प्लान आउट किया था कि किसी के साथ भी गैर बराबरी नहीं की जा सके, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, इट्स नल, जीरो। तो हम लोगों को इस ओर भी प्रयास करना होगा कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या सत्ता जो हम आदिवासियों पर लगातार दखल करती रहती है, हमारे लिए पॉलिसीज नहीं बनाती है। सेंसस में एक डिमांड ये बिल्कुल बहुत लंबे समय से, मैं पिछले 2 दशक की ही बात करूंगी, मैं 2001 से इस मूवमेंट को देख पा रही हूँ, और लोगों ने सेंसस में आदिवासी कॉलम की मांग की है। तो इस कॉलम का नाम आप ट्राइबल लिखिए और साथ में अपनी जो भी समूह का नाम है, आप जिस भी बंजारा कम्युनिटी से आते हैं तो आप ट्राइब ऑब्लिक बंजारा लिखिए, मैं उरांव कम्युनिटी से आती हूँ तो मैं ट्राइब ऑब्लिक उरांव लिखूं। तो एक सेंसस का आधार पूरा होता दिखेगा, तो शायद नीतियां जो अदर्स के नाम पे आज तक नहीं बनाई जाती रही हैं, तो आदिवासियों के हिस्से में आ सकेंगी। तो मुझे लगता है रिसर्चर्स, जो भी आदिवासी रिसर्चर्स हैं या श्रमशील समाज से आए हुए पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनको बहुत सकारात्मक तरीके से हम लोगों को अन्य समाज को भी देखने की जरूरत है और अपने आंदोलनों के लिए पूरे कमिटमेंट के साथ आने की जरूरत है। एक क्रिश्चियनिटी का जो अप्रोच रहा है कि आपको बहुत कुछ देके ऐसे दिखाएंगे कि आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, और फिर आपको एक हिंदुइज्म आपके दिमाग में बसाएंगे, आपको मानसिक गुलाम बनाएंगे। तो ये जो अब जैसे हम जैसे लोग एकेडमिया में आ गए हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं, तो हम सोच सकते हैं हमारा थोड़ा हमें शिक्षा मिल चुकी है। पर जो हमारे बहन भाई है जिनको ये सारी चीजों से वो दूर है, अभी तक शिक्षा की तरफ पहुंच नहीं पाए हैं, उस जगह पे जाके अगर कोई एक संगठन अपना एजेंडा लेके जाते हैं और वहां पे उनको बोलते हैं कि हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको घर देंगे, पर आपको हमारी ये सोच है, हमारा जो ट्रेडिशन ये मानना है, तो उस समय हम कैसे ये बात रख सकेंगे कि ये गलत है, या फिर आपको इस तरह से
एक हिंदुइज्म से बचना है, क्योंकि जो जरूरतें हैं वो जरूरतें जो है भूख की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, ये अगर कोई पूरा कर रहा है तो इस समय हम कैसे ये चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे? आरती, मैं इस सवाल को कुछ ऐसे देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मूलतः आदिवासियों के बीच में कन्वर्जन, जो एक रिलीजियस कन्वर्जन है, उस पर बात करना चाह रही हैं, और आप चाह रही हैं कि ये जो रिलीजियस पेनिट्रेशन किसी भी रिलीजन का हमारे समाज के बीच में आता है तो हम कैसे बचें या कैसे इसे रोकने की कोशिश करें। देखिए, जो यह बातें हम लोग बहुत प्रमुखता के साथ आज के बहसों में करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत हद तक हमें आरएसएस के वाया मिलता है। एक कन्वर्जन का सवाल आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन जिस तरीके से संस्कृताइजेशन में ढालते हुए आपको इतना नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है कि आप उस प्रक्रिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आपके घर में कैसे गणेश की मूर्ति आ जा रही है, कैसे लक्ष्मी की मूर्ति आ जा रही है, आपके बिरसा मुंडा नहीं आ पा रहे हैं, कैसे बाबा साहब नहीं आ पा रहे हैं, कैसे अन्य हमारे दुर्गावती जी नहीं आ पा रही हैं, और बाकी क्यों आ रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोगों को बहुत समझने की जरूरत है। आदिवासियों के लिए सबसे पहला सवाल कि कन्वर्जन बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, जिसको कि हाइपर करके हम लोग हर बहसों में और हर डिबेट्स में ले आते हैं। और ये घर वापसी का जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं उसी एजेंडे पे हम लोग फिर से उलझ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आज भी भूख से मौत है, जहाँ पे आज भी सिर्फ ठंडे गर्मी और उसमें आवास की असुविधा नहीं होने की वजह से मौतें हैं। तो ये जो प्रश्न है, और उससे भी बड़ा प्रश्न जो बार बार हमारे सामने रखा जा रहा होता है कि विकास विरोधी हैं आदिवासी, और इसके तहत फिर वो जो सत्ता प्रायोजित आपके पास आर्मी और सीआरपीएफ और तरह तरह के ऑपरेशंस के वाया आपको कुचल देने की और खत्म कर देने की जो कोशिश होती है, हम लोगों को उस पर बात करने की ज्यादा जरूरत होनी चाहिए। मिशनरीज कितना पेनिट्रेट की है आदिवासी चीजों जगहों पे, हमें सेंसस बिल्कुल बता देता है। क्रिश्चियनिटी आज भी यहाँ पे अल्पसंख्यक है, और एक कन्वर्जन को आपको समझना पड़ेगा कि चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे सिखों के बीच में हो, ये वो लोग हैं। बार बार से ये आग्रह करके समझने की जरूरत है कि ये वही लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था में हाशिए में, जिनको कहीं ना कहीं बहुत ही शोषण का शिकार होना पड़ा है, उन लोगों ने इस व्यवस्था से दूरी बनाने के लिए इन कन्वर्जन्स को अपनाया है। सेवा के भाव से कि हम आपको कपड़ा दे देंगे, हम आपको आवास दे देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे, जिसका एलिगेशन बार बार आरएसएस और उनके एबीसीडी जितने भी संगठन हैं वो लगाते रहे हैं, वो बहुत ही गलत और बहुत ही बेजा है। अगर इतना ही कन्वर्जन का टाइम मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती, तो हमारे देश में वो अल्पसंख्यक के रूप में नहीं होते। और जो उनका डर है एक बहुसंख्यक संस्कृति का अल्पसंख्यकों के प्रति कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा बहुत नुकसान है। ठीक है, आप बहुसंख्यक होकर के अल्पसंख्यकों से डर रहे, ये बात खुद में बहुत हास्यास्पद है, बहुत हंसने वाली बात है कि ऐसा संभव ही नहीं है। हर एक मार्जिन का व्यक्ति, हर एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति इस देश में रहते हुए, जहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से भी हम गुजर रहे हैं, संस्कृताइजेशन के भी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो हर एक मुस्लिम व्यक्ति भी होली और दिवाली की बधाइयां देने के लिए बाध्य है। आप मीडिया में देखिए कि कोई भी जन्माष्टमी का त्योहार आएगा, एक इमेज बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रिंट मीडिया में ये फोटोज बहुत वायरल होंगी कि एक बुर्का पहनी हुई महिला अपने बच्चे को कृष्ण बना करके स्कूल या अपने आस पड़ोस के जो भी सामाजिक आयोजन है वहां लेकर के वो जा रही है। लेकिन आप ये कभी नहीं देखेंगे कि एक हिंदू महिला के द्वारा अपने बच्चे को मुसलमानी टोपी और मुसलमानी कुर्ता जैसा कुछ पहना करके आप ईद में ले जाते हुए दिखा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक इंजेक्शन है जो आपके समाज में बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि मुसलमान हो तो कृष्ण को और जन्माष्टमी को मनाना पड़ेगा, लेकिन बीइंग अ हिंदू
आपको अपने बेटे को वो मुसलमान टोपी और ये तमाम चीजें करके लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे सोशल मीडिया में भी पाएंगे कि कोई एक हिंदू हिंदू पर्व त्योहार आ जाएगा, लोग अपने अपने बच्चों को कृष्ण और राधा बनाने के पीछे नहीं झुकेंगे, लेकिन वो बिरसा मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर, ये आज चेतना का परिणाम है कि आज चीजें दिखाई पड़ने लगी हैं। लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो धर्मांतरण का मुद्दा है वो बहुत बड़ा इशू नहीं है आदिवासियों के लिए। आज भी उसके लिए इशू है कि वो अपनी पहचान से गायब है, अपने जल जंगल जमीन से गायब है, और इसके बिना इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपकी पहचान आपकी जमीन से बनती है। सीएए, एनआरसी, एनपीआर जो घटित हुआ हमारे देश में, उसको लेके जो आंदोलन चले, आप देखिए कितना मजबूत आंदोलन और महिलाओं के द्वारा लीड किया हुआ आंदोलन। ऐसा आंदोलन मुझे लगता है विश्व में बहुत लंबे समय के बाद लोगों ने असर्ट किया, और सिर्फ ये एक महामारी ही एक बहाना हो पाया इस मूवमेंट को क्रश कर पाने का। अदरवाइज इस पूरे मूवमेंट को क्रश कर पाना इस सत्ता के लिए बहुत मुश्किल था। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब भी बात करें तो आदिवासियों के आइडेंटिटी, उसके असर्शंस के जो पैटर्न्स हैं जल जंगल जमीन को लेकर के, उसकी लूट, कॉर्पोरेट लूट, और जो फरवरी के 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें 21 लाख परिवार माइग्रेट होने वाले थे, जिसमें कि वनों से उनकी दखल अंदाजी को हटाने के लिए आदिवासियों को उन्होंने नोटिस भेजा कि जिनके पास पट्टा नहीं है वो बाहर जाएंगे। तो आदिवासियों के पास सिर्फ पट्टा का सवाल नहीं है, जिस तरह की जो हमारे देश में बाढ़ है, जो सूखा है, जो आग है, या जो एक जो निरक्षर होने का, इलिटरेट होने का पैटर्न है, वहां पे कागज की अहमियत कितनी ही है या कितना ही संभाल के रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी बाढ़ की स्थिति है, असम हर साल बाढ़ में डूबता है, बिहार हर साल बाढ़ में डूबता है। आप ऐसे सिचुएशंस में आप दावेदारी करने के लिए आप उसकी सांस्कृतिक अपीयरेंसेस को दूर करके आपसे बोल देंगे कि आपके माँ बाप का नाम नहीं है, अगर कहीं भी उसके एविडेंसेस कागज के फॉर्म में नहीं है तो आपकी पहचान नहीं है, आप भारतीय नहीं है। तो हम लोगों के पास सवाल अपने होने को बचाए रखने का सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से। जैसे कि आपने कहा कि हमारा सवाल जो है वो अपने होने को बचा के रखने का है। तो जिस तरह से अलग अलग माध्यमों से हमें मानसिक गुलाम बनाया जाता है, जो हमारी जो संस्कृति पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी संस्कृति है, जिस संस्कृति में जो भी शूद्र वर्ण है या जो आदिवासी है, जो अवर्ण है, इनको कभी भी एक अच्छा डिग्निटी के साथ स्टेटस नहीं दिया जाता। ये सालों से हजारों सालों से जो शोषण होता हुआ आया है, वो शोषण एक तरफ है, और दूसरी तरफ आप ऐसे एक चेहरा बनाते हो कि हम आपका डेवलपमेंट करने आए हैं। और यही मेरा कहना था। और जैसे ये जो है ये शिक्षा के माध्यम से भी होता है। स्कूलों में जैसे हमें एक ही तरह की शिक्षा मिलती है। जैसे कि आपने कहा हमारी संस्कृति बहुत डाइवर्स है, अलग अलग संस्कृति है, पर हमें किताबों में वो नहीं मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे। जो हमारा विद्यालयी शिक्षा है, जो हम लोग प्राइमरी एजुकेशन पाते हैं, जिसको हम कह लें कि हमारे पास जो पैटर्न है अभी तक, अगर एनईपी 2020 को छोड़ करके बात करें, लास्ट 1986 की शिक्षा नीति के आधार पर, तो हमारे पास पैटर्न यही था कि हम स्टेट बोर्ड्स के वाया पढ़ रहे थे, सेंट्रल बोर्ड्स होते थे, और उसके अलावे आईएससी एक बोर्ड हुआ करता है। तो यही 3 पैटर्न के तरीके से हम लोग पढ़ पा रहे थे। और आप पाएंगे कि आपने बिल्कुल सही बात कहा है आरती, की आदिवासियों की जो सांस्कृतिक पहचान है या जो उनके जीवन की चीजें हैं वो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। और यही वजह है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी जब आप पढ़ाने के लिए पहुंचते हैं
तो आप उनको जोड़ नहीं पाते हैं, भाषाओं की दूरी होती है या एक सेंस पूर्वाग्रह का प्रेजुडिस रहता है पहले ही से कि आदिवासी तो भाई सबसे नीचे हैं, इनको हमने क्या ही बहुत अच्छा पढ़ा करके 30 मार खा बना देना है। तो आपका जो एक नजरिया होता है वो बहुत हद तक उनके लिए बहुत क्रूअल होता है, आप उन चीजों से गुजरना ही नहीं चाह रहे होते हैं। तो हमारे आदिवासियत की जो पहचान है, जो चीजें हैं, वो बहुत हद तक पाठ्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, और उसका रीजन भी वही है कि शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथों में रहा, और फिर से उन लोगों ने हमसे एक मतलब बहुत दोमुहा सा व्यवहार किया। उन्होंने दिखाने को कुछ और किया और सामने कुछ। आप उनके मिथकों में भी देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल वही बातें निकल के आती हैं, जिस तरीके का छल कपट बार बार उभर के सामने आता है। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको बताना चाहूंगी एजुकेशन सिस्टम और आदिवासियों को लेकर के। मैंने बीडी शर्मा जो एक बहुत प्रखर आदिवासियों के प्रवक्ता रहे हैं, उनके एक किताब है राजपथ, पगडंडी से राजपथ तक, उनकी पहली पुस्तक है। उस पुस्तक में वो बता रहे होते हैं कि आदिवासी एजुकेशंस को कैसे डील किया है उन्होंने, वो बताया है, और बिल्कुल अपने अनुभव जनित बातों को उन्होंने उस किताब में लिखा है। तो वो बताते हैं बीडी शर्मा कि जब दो बच्चे आपस में, आदिवासी बच्चे बात कर रहे हैं कि स्कूल गया है एक बच्चा, और वो बोल रहा है कि आज तुमने स्कूल में क्या सीखा। तो दूसरा बच्चा बोलता है, जो स्कूल गया है वो बच्चा बोलता है, मुझे तो ना कुछ समझ में नहीं आया, बस मैंने जो आज पाठ याद किया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, वह यह सीखा कि तोता हरे रंग का होता है। तोता हरे रंग का होता है, ये पूरा एक वाक्य उसने पूरे दिन भर में, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक में उसने ये किया। तोता हरे रंग का होता है, हो सकता है उसकी मातृभाषा नहीं हो, इस वजह से इसको इसको रटने में, याद करने में इसको ये टाइम लगा। तो उसने बोला मैंने 10 से 4 यही किया, तोता हरे रंग का होता है। तो जो दूसरा बच्चा है वो बोलता है कि तुमने क्या किया, जो विद्यालयी बच्चा है, तुमने क्या किया आज, क्योंकि वो विद्यालय नहीं गया है। तो वो क्या बताता है, दूसरा बच्चा बताता है कि मैं सुबह में जाकर के नदी के किनारे मछली मार रहा था, और वहीं पे मैंने एक चूहा देखा, और उस चूहे को मैंने देखा कि वो तुरंत से एक बिल में चला गया, तो मछली मेरे पकड़ में नहीं आ रही थी। तो मैं सबसे पहले जाकर के जिस बिल में वो चूहा अंदर गया, उसको मैंने खोदा 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 और उस जड़ को दूर किया उससे, और उससे बिल से जब चूहे को निकाला, उसको फिर भुना, उसको खाया। और इसी बीच में मेरी जो दोस्त है वह आ गई, और उसने मेरा वो चूहा जो मारा हुआ था उसको खाने के दौरान में वो मुझसे लूट करके वो भाग गई, और भागते हुए हम लोग गांव की तरफ आ गए, और देखा कि वहां पे बुआई चल रही है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर वहां पे धान रोपने की चीज की, और उसके बाद गांव जब आए तो देखे कि वहां पे सेलिब्रेशंस चल रहे हैं। तो हम लोग अखड़ा में थोड़ा नाचे, और उसके बाद इसी तरीके से आज मेरा पूरा दिन बीत गया। तो फिर उसने ये भी बताया इस दौरान में कि जब वो चूहा खोद रहा था तो उसने इतने सारे सुगा, तोता को वो अपनी भाषा में सुगा कहते हैं, तो बोले कि आज मैंने इतने सारे सुगिया देखे एक साथ जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। तो वो जो बच्चा है वो सोचता है कि मैंने आज पूरे दिन भर में एक तोता हरे रंग का होता है यह सीखा, और इसने अपनी पूरी दिनचर्या जो बताई उसमें उसने कितना कुछ अचीव किया। वो भले वो अचीवमेंट ना दिखाई पड़े, लेकिन एक बच्चे के लिए बहुत स्वाभाविक है कि वो बहुत अट्रैक्ट करेगा जो उस बच्चे ने उसको नरेट किया। तो उसने बोला कि मैं अगले दिन से स्कूल नहीं जाऊंगा, जहाँ पे तोता हरे रंग का होता है यह सिखाया, और तुमने जो किया उस पूरे घंटे में, उस पूरे दिन में, उसका आयोजन यह था। तो बीडी शर्मा इस चीज को अंडरलाइन करना चाहते थे कि मतलब कि देखिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका आधार कैसा है। आदिवासी बच्चों को उनकी भाषाओं में और उनकी संस्कृतियों में और उनकी शब्दावलियों में अगर आप नहीं पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको ड्रॉप रेट्स और तमाम चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो यही एक वजह है। और उसमें एक प्रसंग और आता है सेम पुस्तक में कि कोई एक व्यक्ति है जिसको लेकर के वो पहली बार शहर आए हैं, आदिवासी व्यक्ति जिसको वो लेकर शहर आए हैं,
और वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें देख करके बहुत ताज्जुब कर रहा है। तो फिर उसको बीडी शर्मा जी पूछते हैं कि क्या तुम भी चाहोगे ऐसे घर बनाना या ऐसे घर में रहना? तो वो बड़ा देर सोचता है और उसको जवाब देते हैं कि इतने बड़े घर को लेकर के मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो वो बड़ा ताज्जुब कर जाते हैं कि मतलब देखिए, मतलब एक एक जरा सा सेंस नहीं है कि ये इतना सब कुछ मेरा होना चाहिए। फिर दूसरी बात में वो ये बात भी अंडरलाइन करते हैं कि अच्छा, तुम्हारे गांव में धान कैसे बिक रहा है? तो उस पर भी वो आदिवासी बड़ा ताज्जुब करके बोलता है कि धान बेचने की चीज होती है क्या? तो इन मासूमियतों को बीडी शर्मा ने अपनी उस पुस्तक में, बिल्कुल अपनी पहली लेखनी में, वो एक रिटायर्ड आईएएस थे और उन्होंने जो आदिवासी समाज के लिए काम किया है अग्रिम पंक्ति में आकर के, उन्होंने अपने सिविल सर्विसेज को छोड़ा और आदिवासी गांवों में अपॉइंटेड होने की वजह से जो उन्होंने देखा समझा, उन्होंने यही तय किया कि मुझे लाइफ टाइम इनके लिए ही काम करना है। और उनकी सारे काम बहुत अपने आदिवासी समाज से नहीं आने के बावजूद जो काम है वो बहुत एडोरेबल है। तो हम लोगों को ये सेंस लाने की जरूरत है कि एक्चुअली कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अपने करिकुलम, अपनी चीजें, अपने आइकन्स, अपनी पद्धतियां वो राज्य के हिस्से आए। अभी भी एनईपी पे बात जब हो रही है तो ये बात बिल्कुल सामने आ रही है कि ये कैबिनेट अप्रूव्ड है, इसको पार्लियामेंट में नहीं रखा गया और इवन राज्य सरकारों को भी अपने फेथ में नहीं लिया गया है। और वो बात कर रही हैं कि हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए रीजनल भाषाओं में पढ़ाएंगे। तो ये रीजनलिटी में पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है वो 1986 से पहले की भी जो संविधान के कई अनुच्छेद ही हमें इसका आश्वासन देते हैं, लेकिन लागू करने की मंशा कभी नहीं रही है। तो इस तरह से हम लोगों को गौर करने की जरूरत है कि 2020 का जो एनईपी भी आया है वो अच्छे लोगों के अच्छे मन के द्वारा मनसाओं के साथ नहीं आया है और हर एक चीज पे बहुजनों को, श्रमशील समाज के लोगों को, आदिवासियों को बहुत बहुत मेजर नुकसान होने को है। जी। इसी तरह का दूसरा सवाल मेरा है कि जो मीडिया है, माध्यम है, उनमें जो आदिवासी कम्युनिटी है या नोमैडिक कम्युनिटी है या फिर शूद्र कम्युनिटी है, इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है? या मीडिया के माध्यम से भी क्या ये एजेंडा चलाया जाता है? क्या ये हमें गुलाम बनाने का प्रोसेस इन माध्यमों से भी चलता है? बिल्कुल, इसका सीधा साधा जवाब है बिल्कुल हाँ। और मीडिया में जिस तरीके से श्रमशील समाज को सामने रखा जा रहा होता है, मैं अभी बहुत रिसेंटली आदिवासी यूथ्स को लेकर के कुछ बात करने के लिए एक वेबिनार की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं ना कर लो दुनिया मुट्ठी में के औजारों पे, तो मोबाइल से मैंने गूगल सर्च इंजन में जो डाला कि आदिवासी यूथ्स इन न्यूज़, इतना सा कीवर्ड्स डाला और जो सजेशंस मेरे लिए आए उसमें आदिवासी महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं थी, आदिवासियों को नक्सली बोल के मारने की घटनाएं थी। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ के तौर पे अगर देखूं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स की सूचना थी जिसमें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम नाम दिया जाता है और एक स्टेट को दूसरे स्टेट के बच्चों के साथ बातचीत करने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने का एक हफ्ता का या 14 दिन का कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रमों में उनका जो चयन हुआ है वो नक्सल अफेक्टेड गांव के बच्चों को ऑप्ट किया गया है। ये सरकार और मीडिया का क्लेम है कि नक्सल अफेक्टेड बच्चे हैं ये। और इस पूरे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को जो कंडक्ट किया जा रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेंटर करेंगे सीआरपीएफ के लोग, आर्मी को वहां पे बैठा दिया गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए कि जो भाषाएं इस्तेमाल की जा रही हैं और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आदिवासियों के बारे में खोजने पे जो मिल सकता है वो आदिवासी पहली महिला बिरहोर जनजाति समुदाय की 10वीं पास की, उसने 12वीं पास की या पहली बार कलेक्टर बनी। इस तरह की बहुत पॉजिटिव न्यूज़ रेयरेस्ट मिलेंगे और आपको ये सवाल करना पड़ेगा कि आपकी इतनी लंबी आज़ादी के बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पहली
बात 10वीं पास होना आपको अचीवमेंट लगता है, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। तो मुझे लगता है दलितों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, मुसलमानों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें जो मीडिया की भाषा होती है, चालाकी देखिए कि आप बिल्कुल उस जाति जो शोषित हो रही है, उस जाति का नाम प्रमुखता से करेंगे कि दलितों को यहाँ मारा गया, दबंगों के द्वारा मारा गया। हु आर दबंग्स? आप क्लियरली लिखो कि जो जाति मार रही है। आप नहीं लिखते ना कि ब्राह्मण मार रहा है, आप नहीं लिखते ना कि क्षत्रिय मार रहा है, आप नहीं लिखते वैश्य मार रहा है, या जो भी जातियां। तो जो मार खाने वाली जातियां हैं, आदिवासी हो, दलित हो, इनके नाम आप प्रमुखता से छाप देंगे। लेकिन अगर वही आपके पास अन्य जातियों के पास का नाम लेने की जरूरत पड़ी तो वहां पे वो दबंग नाम से ले आएंगे या सवर्ण नाम से ले आएंगे। सवर्ण भी बहुत प्रैक्टिस में नहीं है, दबंग करके वो काम चला लेते हैं। तो ये जो भाषाओं के पीछे की राजनीति है कि वो बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये हमें मानसिक तौर से यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, बीइंग अ दलित, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ आदिवासी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ट्रांसजेंडर्स, आपके साथ कुछ भी होगा और उसको आप बहुत नॉर्मलाइज तरीके से अपने अंदर में जज करते चले जाते हैं। आपको वो अखबार के पन्ने फिर हॉन्ट नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया में एक रिप्रेजेंटेशन का सवाल तो मेजर है ही, वो वहाँ पे नहीं आने देना चाहती है आपको, क्योंकि आपकी बातें वो नहीं चाहती कि वो पब्लिक डोमेन में जाएं। तो आप पाएंगे कि मतलब जितने भी अखबार रोज निकल रहे होते हैं उसमें आपकी आइडेंटिटी को कैसे छिपाया जाता है। लॉकडाउन की मैं एक इंसिडेंट की बात याद कर रही हूँ कि 16 आदिवासी जो रेल से कट के मरे थे, उसको आपने मजदूर बताया मात्र। वो पर्टिकुलरली होशंगाबाद जिले के लोगों में से सिर्फ और सिर्फ गोंड समुदाय के लोग थे। तो वो मजदूर मारा गया ये बोल करके आपने वहां पे उसकी आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश की। लेकिन वहीं पे अगर 16 वुमेन के साथ रेप हुआ होता तो आपको वो बताने में जरा भी शर्म नहीं आती। ठीक है, तो आदिवासियों के घर जलाए गए, दलितों के दबंगों के द्वारा घर जला दिए गए, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग बहुत प्रमुखता के साथ हो रहा है और हम लोग इसको पता नहीं, हम लोग कह नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि इन स्तंभों में भी, चौथा स्तंभ बोलते हैं हम लोग लोकतंत्र का, मीडिया को, लेकिन आप बहुत रेयर रिप्रेजेंटेशंस पाएंगे। और जो मतलब गए भी हैं उनका उस पत्रकारिता के दौरान में भी जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत सुखद नहीं होंगे। और मुझे तो लगता है कि सिर्फ पत्रकारिता ही के क्षेत्र में नहीं, हर एक बहुजन कम्युनिटी का व्यक्ति किसी भी तरीके से बहुत मेहनत करके या किसी भी तरीके से जब नौकरियों का भी कुछ हिस्सेदारी बन करते हैं वो, तो उस हिस्सेदारी में भी वो कितने मानसिक प्रताड़नाओं से गुजरते हैं, ये हम लोग हर बार तरह तरह के जितने भी आत्मकथाएं गुजरती हैं आंखों से, उससे हम लोग देख पाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जूठन का पार्ट 2 है, आप पाएंगे कि उन्होंने अपने ऑफिशियल जो उनके साथ असंगत व्यवहार किया गया उसको बेस लेकर के बताई गई हैं चीजें। तो मुझे लगता है कि अपना दुख जरूर हम लोगों को साझा करना चाहिए और ये दुख ही है जो एक हम लोगों को एक यूनिटी में लाएगी और हम लोग को एक जो वर्चस्ववादी संस्कृति और सत्ता के लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए शायद संबल पा सकेंगे। तो जैसे कि शिक्षा के माध्यम से हो या माध्यमों के माध्यम से हो, एक ये हिंदुआइजेशन का प्रोसेस लगातार हमारे साथ चलता रहता है। तो इस प्रोसेस में जो हमारे कल्चरल रूट्स है कहीं ना कहीं खत्म करने का कोशिश इसमें रहता है। तो इसका क्या नुकसान हमें हो सकता है, हमारे अगर कल्चर, हमारे हिस्ट्री अगर हमें हमारे आगे की जनरेशन को नहीं पता हो, तो इसका हमें क्या नुकसान हो सकता है। और साथ ही मेरा इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अगर हमें ये कल्चर हमारा हमारी रूट्स जो है ये आगे की जनरेशन के लिए बचा के रखने हैं, तो कहीं ना कहीं नॉलेज
प्रोडक्शन में हमें वो लाना पड़ेगा। तो ये करते हुए हमें एक डीब्राह्मणाइज होने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साथ ही अपने कल्चरल रूट से दूर हो जाने से हम कहीं भी नहीं रहने वाले। संस्कृति बेसिकली उससे बनती है जो हमारे अपने परिवार से पाया होता है, अपने पड़ोस से पाया होता है, नातेदारी रिश्तेदारी से पाई होती है, और बेसिकली एक जीने का जो पैटर्न हम पाते हैं, हमारी थाली में क्या होगा, हमारे शरीर का कपड़ा कैसा होगा, हम किन चीज़ों के साथ जीवन जीते आ रहे होंगे। तो ये तमाम संस्कृतियाँ हमें बहुत हद तक जीवन को देखने का नज़रिया और तरीका सब कुछ देती है। तो मुझे लगता है कि भाषा उसको कैरी करने वाली सबसे सशक्त माध्यम है। तो आदिवासी भाषाओं को बोल करके, लिख करके, उस पे लिटरेचर रच करके हम लोगों को इसको फ्यूचर के आने वाली जनरेशन्स को देना होगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में इतनी प्रखरता के साथ हमें आंदोलनरत तभी कर पाते हैं जब उन्होंने अपने साथ घटित घटनाओं को हमेशा से कलमबद्ध किया। उन्होंने इतना लिखा कि आज हमारे जीवन में उसको पढ़ पाने के लिए और उससे ऊर्जा पाने के लिए, उससे चेतना पाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम लोगों को बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए कि अपने जीवन के साथ ही, क्योंकि जो उनके आर्काइव्स में होगा, जो उनके गैजेटियर्स में होगा, आप वो नहीं हैं। आप वो हैं जो आप हर दिन महसूस कर रही हैं। और इसलिए कई बार आप पाएंगे कि हिस्ट्री बहुत हद तक नीरस हो जाता है और बहुत एकांगी हो जाता है, वन साइडेड हो जाता है, जबकि लिटरेचर और फोक और फोकलोर्स और हमारे पास जितने भी साहित्य के अलग अलग विधाओं में राइटिंग्स आती हैं वो ज़्यादा इसको स्पष्ट कर पाती है। अगर प्रेमचंद की राइटिंग की बात करें तो प्रेमचंद ने अपने समाज में जिन चीज़ों को देखा उसको उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्रेस किया और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिस कंटेंट का उन्होंने प्रयोग किया, कोई एक समाज उनसे अछूता नहीं रहा। जिस ज्योग्राफी के वो थे, उन्होंने अपने समाज में हर एक वर्गों को, हर एक वर्णों को जितना भी समझ के लिखा, प्रस्तुत किया अपने कहानियों में। 350 से ऊपर उनकी कहानियां हैं, कई नॉवेल्स हैं। लाइक प्रेमचंद को वर्ल्ड लिटरेचर में हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। भारत में अन्य ऐसा व्यक्ति अभी तक दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि लिटरेचर उस समाज का यथार्थ आईना प्रस्तुत कर पाने में सक्षम होता है। हम आदिवासी लोगों को बहुत कोशिश करनी चाहिए कि अपने साथ हो रही चीज़ों को, जो भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको डायरी, आत्मकथा के फॉर्म में लिखे जाए। रोहित वेमुला की ऑनलाइन डायरी हमारे सामने प्रकाशित होती है जब वो हमारे बीच में नहीं रहते हैं, और उनकी जो सोच थी, उनका जो चिंतन था, उसमें वो कितना कुछ सोच रहे थे, कितना कुछ चीज़ों से गुजर रहे थे। जाति कोई झूठ नहीं, इस पर उनका ये राइटिंग उनके ऑनलाइन फेसबुक से ऑनलाइन डायरीज के फॉर्म में वो अभी प्रकाशित होकर हमारे सामने आई है। और एक आइकन के तरीके से हम लोग रोहित को देख पा रहे हैं कि जिस तरह की चीजें वो सोच रहे थे वो हमारे बीच रहते तो आज आंदोलन को एक अलग ही दिशा और मुकाम मिलता। और रोहित का न होना भी कहीं ना कहीं मतलब हम बहुजन युवाओं को बहुत सकारात्मक तो ऊर्जा नहीं, लेकिन मतलब मैं जो रोहित ने किया मैं उसके साथ में बिल्कुल नहीं खड़ी होती हूँ। लेकिन रोहित के जाने के बाद जिस तरीके से पूरे देश ने रोहित को लिया
और उनकी बातों को सामने रखा, तो विश्वविद्यालय में जो कुछ उनके साथ घटित हो रहा था उसका सब कुछ सामने आया और हम लोग फिर से उस बात पे बात करना शुरू कर चुके। या पायल ताडवी का केस हमारे सामने था, उसी तरीके से एम्स में बाल मुकुंद भारती का केस हमारे सामने था। तो आप पाएंगे इन सुसाइड से, इन आहुतियों से, मैं छत्तीसगढ़ के सोनू मेरावी को भी याद कर पा रही हूँ, जिसको कि विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं था, वो बिल्कुल जमीनी कार्य करता था और 21 साल की छोटी आयु में उस बच्चे ने अपनी आहुति दी, सुसाइड किया। और उसके लिए उसको कंपेल किया गया कि जब उसने अपने गांव और मोहल्ले में बार बार दुर्गा पूजा के आयोजन में महिषासुर को मारने की जो चीजों को देख रहे थे, और वो एक सांस्कृतिक युद्धों में जहाँ पे आर्य संस्कृतियां द्रविड़ों को, बहुजनों को मसलती आई थी, उससे वो अवेयर था। और आरएसएस और विहिप और अन्य संगठन, हिंदूवादी संगठनों के लोगों के द्वारा उस गांव में, उसी के घर में दुर्गा पूजा पाठ का आयोजन 9 दिन तक कराया जाता है और उस बच्चे का आत्मबल तोड़ा जाता है कि चाहे जितना भी कुछ कर लो, 52 दिन जेल में भी रह लो, लेकिन इस बहुसंख्यक संस्कृति का हिस्सा तो तुमको होना पड़ेगा। और वो अपने परिवार में, अपने माता पिता से, भाई भाभी से बस इस बात के लिए लड़ता रह जाता है कि ये गलत आयोजन है, ये हमारे पुरखों को मारने का आयोजन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुर्गा पूजा हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन 9 दिन तक एक गांव के दबाव में उसके घर में ये पूजा पाठ का आयोजन होता है और दशहरा के दिन वो बच्चा अपने आप को हैंग कर जाता है। आप उनकी कविताओं से जब आप गुजरते हैं, आप उनके फेसबुक वॉल पे जाइए, उनका कई रचनाओं में उसकी रुचि थी, वो कई आंदोलनों से जुड़ा हुआ था और मेरा परिचय सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप में उसकी लेखनी की वजह से था उससे। और जिस दिन उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपने आप को खत्म किया, उस दिन मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे हम लोग अपने जमीनी आंदोलनकर्ताओं के बीच में यह बात नहीं ला पा रहे हैं कि वो अकेले नहीं है इन युद्धों में, हम लोग साथ हैं, हम लोग सबको ही एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का हाथ थामने के लिए खड़े हैं और किसी को भी इस तरह के स्टेप लेने से बचने की जरूरत है। आदिवासी बहुत खुश रहना जानता रहा है, बहुत उत्सव धर्मी है, वो हर एक चीज में, छोटी सी छोटी कमियों में भी वो जीने की कोशिश करता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज हमारे सामने आते हैं जहाँ पे क्या कुछ नहीं खा करके जिंदा रहने की कोशिश में वो है। तो मुझे जो लगता है कि हम लोगों को अपने कल्चरल रूट्स बहुत सजग हो करके नहीं छोड़ने की जरूरत है और उसको बचाए रखने के लिए जितने भी लोग प्रयासरत हैं उसको बहुत सहज होकर के प्यार से उनके साथ में खड़े होने की जरूरत है। कभी भी उनको अकेला नहीं महसूस होने देने की जरूरत है और अपने होने पे गर्व करने की जरूरत है। मैं जब दिल्ली आई थी तो मैंने यहाँ पे महसूस किया था कि दलितों का दलित होना मैं कभी नहीं जान पाई थी। एक लंबे समय से जेएनयू में जब एक माहौल मिला यहाँ के असर्टिव वॉइसेस की वजह से, मैंने इस बात को जाना कि दलित साहित्य और दलित एक्टिविज्म के लोगों से जब जुड़ पाई तो एक्टिविज्म के लोगों के द्वारा ये असर्शन है कि मैं दलित हूँ, इस पर प्राउड करूंगा। लेकिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब तक ग्रेजुएशन 3 साल कर रही हूँ, वहां पे इस चीज को लेकर लोग छिपाते रहे थे। वहां पे आदिवासी होना जब मैं कहती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ गड़बड़ है, उनकी दोस्ती मेरे से दूर हो जाती है, मेरे खान पान पे वो टोकने लगते हैं, मेरे कपड़े पे, मेरे पहनावे पे वो टोकने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक नजरिया है, और बहुत हद तक मैंने तो बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहाँ पे आदिवासी होने मात्र से और झारखंड से आने मात्र से मुझे बस ये बोला जाता है, तुम तो चारू मजूमदार और कानू सान्याल को पढ़ने वाली लड़की हो ना, तुम प्रेमचंद के बारे में क्या जानोगी। तो इस तरह के वर्ड्स हमसे टकराते हैं। नक्सल होने का, नक्सल सपोर्टर होने का, अर्बन नक्सल होने का एक लेबल चिपका दिया जा रहा होता है। अपने बारे में बात करना आज के समय में लोगों को नागवार गुजरता है और वो उस वॉइस को, जो रेजिस्टेंस का वॉइस है, हमारा अपना संस्कृति का वॉइस है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं।
और वो बोलेंगे कि तुम तो अस्मिता मूलक हो, तुम तो आइडेंटिटी की केवल बात करती हो, ब्रॉडर एक ग्लोबल आइडेंटिटी की बात नहीं करते हो। मैं ग्लोबल आइडेंटिटी की बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैं हूँ वो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि हाँ, हम लोगों को बचाए रखने के लिए अपने बीच के उन लोगों से एक नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जहाँ भी देश में बहुजनों के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है, हम आदिवासियों के साथ बुरा हो रहा है, तो एक सिविल ग्रुप, एक वर्ल्ड लेवल का ग्रुप, रैपिड एक्शन फोर्स जैसा ग्रुप हम लोग को बनाने की ज़रूरत है, जो कि कम से कम एक पुतला दहन करने के लिए 10 लोग तो निकल आएँ हर एक जगह से, जहाँ पे भी हो। तो एक मैसेज तो जाना शुरू होगा, रुकना शुरू होगा। घटना घटी है और हमें प्रोटेस्ट करने में हफ्ता लग जाता है, महीना लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को अपने अंदर से विचारना होगा और रिवाइव करने की ज़रूरत है। बहुत सारे सवाल है, आपसे बात करते रहने का मन कर रहा है, पर एक आखिरी सवाल लेके मैं फिर हमारे साथियों के सवाल लूंगी। तो जो ब्राह्मणाइज्ड होने से या हिंदुआइज्ड होने से एक आदिवासी औरत पे या एक नोमैडिक टाइप औरत पे उसकी डेली लाइफ पे और उसकी मानसिकता पे, उसकी अस्मिता पे क्या असर होता है? देखिए, ब्राह्मणाइज्ड होने पे या हिंदुआइज्ड होने पे आदिवासी महिलाओं पे क्या असर होता है, तो मैं सभी ट्राइब्स की बात नहीं कर पाऊंगी, मेरा एक लिमिटेशन है। मैं जहाँ से आती हूँ मैं वहाँ की महिलाओं के हवाले से बात कर पाऊंगी। तो मैं रांची से हूँ और रांची में मुंडा और उरांव समुदाय बहुलता में है, तो उस संस्कृति को मैंने देखा हुआ है। और ये दोनों समुदाय एक प्रोटोस्टोलॉइड ग्रुप से है, मुंडा, और आदिवासी में जो उरांव हैं उनको आप द्रविड़ भाषा ग्रुप की फैमिली से आप पाते हैं। तो आप पाएंगे कि इन दो संस्कृतियों में जो मैंने वहाँ की वुमेन को जाना पहचाना है, वो यही कि जब तक वो हिंदू नहीं है तो वो जो है वह क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ सिंदूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ शादी का हिस्सा है, शादी के दिन का हिस्सा है। वो बाकी डे टू डे लाइफ में आप काम करते हुए आप बिल्कुल कैरी नहीं करते हैं। वो शादी में एक एसेंशियल एक सामग्री है, उसके अलावा आपके लिए वो जरूरी नहीं है। आपके पास गहनों के तौर पे गहनों का जो आयोजन है, यह भी आदिवासी समाज में बहुत रूढ़ नहीं है। आप गहनों के शौकीन हो चाहे नहीं हो, आप सिर्फ उसको जतरा में या किसी पर्व त्योहार में आयोजन में ही पहन रहे होते हैं। करम सरहुल हमारे यहाँ का प्रमुख त्योहार है, सोहराई प्रमुख त्योहार है। तो इन 3 त्योहारों में गहनों का प्रयोग आदिवासी वुमेन कर पाती हैं। अदरवाइज शादी ब्याह में कर लिया, अदरवाइज डे टू डे लाइफ में उनके रोजमर्रा की जिंदगी में गहने बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तीसरा, आप अगर बात करने की कोशिश करें कि आदिवासी महिलाएं हिंदू होने से क्या चीज पा सकती हैं या क्या कैसे अफेक्टेड हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदू सोसाइटी में वुमेन को लेकर के एक निषेध का मामला है कि वो जो कार्य करने के लिए जो एक बाउंड्री होगा वो घर के विदीन होगा, अंदर होगा, घर के बाहर नहीं हो सकता। जबकि हमारे पास आदिवासी महिलाओं के पास कार्य करने के लिए भी कहीं भी मोबिलिटी जो उसकी आने जाने की स्वतंत्रता है उसका निषेध कहीं नहीं है। तो वो उससे अफेक्टेड होंगी अगर हिंदू सोसाइटीज में को फॉलो करना शुरू करती हैं। तो फिर मुझे लगता है कि जो उनका खान पान है, ब्राह्मणी खान पान और हिंदुआइज्ड खान पान बहुत हद तक जोग्राफिकली, फिर से ये जोग्राफिकली हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर के ब्राह्मण सब कुछ खाते हैं और बिहार के ब्राह्मण भी बहुत हद तक कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और बहुत जगह के ब्राह्मण कुछ नहीं खाते हैं। जैसे दिल्ली में जब मैं आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ मंगलवार को मीट शॉप्स बंद होंगी, मीट्स नहीं मिलेंगे। तो एक बाजार ने ही कंट्रोल कर दिया आपके खाने के पैटर्न को।
कि आप क्या नहीं खा सकती हैं और किस दिन नहीं खा सकती हैं। हम लोग हॉस्टल्स में, जेएनयू के हॉस्टल्स में जो चिकन या मटन सर्व होता था वो पर्टिकुलर डेज हैं और वो मंगलवार नहीं हो सकता है। मंगलवार को कढ़ी चावल ही सर्व होगा, बनाना ही मिलेगा, ठीक है, और सैटरडे को आपको खिचड़ी ही मिलेगी। तो ये सब जो दिखने वाला भी एक पैटर्न हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फॉलो कर रहे होते हैं। आप वेडनेसडे को चिकन मिल जाएगा आपको, फ्राइडे को चिकन मिल जाएगा, संडे को मिल जाएगा, रेस्ट डेज आपको नहीं मिल सकता, मंगलवार को तो कभी नहीं मिल सकता। तो आपके खाने के पैटर्न को बहुत हद तक कंट्रोल करता है ये सिस्टम, कि अगर मुझे मंडे को चिकन खाने का मन है, मंगलवार को खाने का मन है, तो आप कौन होते हैं। और सिर्फ नॉट चिकन ओनली, आदिवासी खान पान में आपके पास बीफ भी है, आपके पास पोर्क भी है, आपके पास स्नेल्स भी है, आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ खाना है ना। तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ तो बांस का भी एक खाना है। बांस को लोग बैम्बू सूट बोल करके हम लोग समझाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन हमारी भाषा में उसके लिए संधना वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चों को क्लास में मैं बताऊं कि आदिवासी खान पान में बांस को भी खाया जाता है, तो वो ताजुब करते हैं कि मैम ना उसमें फल होता है, ना पत्ते होते हैं, ना तना होता है, क्या खाते हैं उसमें। तो बैम्बू सूट बोल देने से, ट्रांसलेशन से चीजें नहीं हल होती हैं। जो उसका बिल्कुल बच्चा जब वो पैदा हो रहा है, उसको भी जब काट करके उसके कई लेयर्स को साफ करके पानी में उसको काफी दिन डिप करके उसमें एक फर्मेंटेशन करके उसमें खट्टापन लाया जाता है, उसके बाद वो हमारे खाने का हिस्सा होता है। तो आप पाएंगे कि जो हमारे हिंदू सोसाइटीज में बाहर मोबिलिटी ही नहीं है, तो फिर वो जंगल से चुन करके खाने का जो एक, या परिवार के लिए चीजों को जोड़ने का जो एक सुख है, उससे तो वो वंचित होती ही होती हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हिंदूवादी समाज में बहुत असमानता है, जेंडर की असमानता बहुत ब्रूटल है। हमारे पास सती प्रथा थी, हम लोग देख चुके हैं, हमारे पास दहेज है, हमारे पास बच्चियां पैदा होने पे सोहर के गीत नहीं है। तो ये तमाम चीजें तो आदिवासी महिलाएं बहुत रोज आएंगी, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल प्रैक्टिसेस का भी राइट आदिवासी वुमेन जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों का हिस्सा करती हैं, जबकि हिंदू सोसाइटी में उसके लिए पृष्ठ हैं, पुजारी हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आदिवासी वुमेन हिंदू हो जाने के बाद ज्यादा सुखद होंगी बनिस्बत इसके कि वो आज आदिवासी होने के नाते अपनी आजादी को ज्यादा अच्छे से जी पा रही हैं। कुछ सवाल अगर आते हैं तो हम लेते हैं। जी, जब तक सवाल आ रहे होते हैं, मैं आपको एक गीत के माध्यम से ना अपने रिसर्च, एमफिल रिसर्च की एक पोर्शन को आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। आदिवासी समाज में वुमेन कैसी दिखाई पड़ती हैं, उसको लेकर के मेरा रिसर्च वर्क था। और मैंने कुड़ुक लोकगीतों का 2600 लोकगीतों का मदर से अपनी अनुवाद करवाया था, और उसके हिंदी पर मैंने आदिवासी वुमेन इमेजेस खोजने की कोशिश की थी। उसमें एक बहुत सुंदर सा गीत मुझे मिला, जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी तो झारखंड को आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। एक गीत है जो हम लोग सरहुल का एक त्योहार है जिसमें हम लोग गाते हैं, और उसमें आप गीत सुनना चाहेंगे या सीधे उसके मीनिंग्स पे आना चाहेंगे? तो आप जैसा कहें मैं वैसा करना चाहूंगी। हमें दोनों सुनना है, पहले गीत सुनना है, उसके बाद उसका मीनिंग सुनना है। ठीक है, बहुत छोटी सी पंक्तियां हैं। ये कुड़ुक लोकगीत है और इसको एक पुरुष गा रहा है, पुरुषों के द्वारा ये गाया जा रहा है, और गीत कुछ ऐसा है। इंदिर पूपन, इंदिर पूपन, इंदिर पूपन पेलो मींजीर की, वनवर हाल खेलो कार की, बड़ा लागी हो वनवर हाल खेलो कार की, बड़ा लागी। इसका अर्थ ये है कि एक पुरुष अपनी प्रियतमा को दूर से आता हुआ देख रहा है, और वो बोल रहा है यह कौन सी इतनी सुंदर सी चीज है जो फूलों की तरह दिख रहा है, झिलमिलाता हुआ से दिख रहा है, और वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है।
तो जैसे ही वस्तु या जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी प्रियतमा है और वो पास आती है, तो वो बोलता है अरे यह तो मेरी प्रियतमा है, जो कि वनवरहा, जो एक जंगली सूअर के तरीके से मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। अब कोई प्रिय अपनी प्रियतमा को बोले कि तुम जंगली सूअर तरफ बढ़ती आ रही हो, इस गीत को आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेकर के जाएं तो आपको थप्पड़ पड़ जाना है, आपको बहुत सारी गालियां पड़ जानी है, मारपीट हो जाना है दोनों के बीच में। लेकिन इस गीत को जब गाँव में एक्सप्लेनेशन खोजते हुए जब मैं बात करके पहुंचती हूँ, तो वहाँ पे जो बात सामने आई वो यह है कि कुड़ुक समाज जब सेटल्ड कृषि में आया, उससे पहले वो जंगलों में शिकार पर आधारित था, और शिकार करने के दौरान में जिस जानवर को मारने में सबसे ज्यादा जान और मेहनत लगती थी वो जंगली सूअर था। तो वो अपनी वुमेन को उस मजबूती के साथ, उस जीवटता के साथ, उसमें जान नहीं निकलने की जो क्षमता है उसके साथ वो आइडेंटिफाई करके जोड़ करके वो देखता है, और वो बोलता है इस तरीके से मेरी वुमेन मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। आपके पास हिंदी साहित्य में वुमेन को देखने के लिए गजगामिनी, गज जो है हाथी का जो चलना है, कूल्हे हिलाते हुए, मटकाते हुए, आप उससे कंपेयर करते हैं, जैसी श्वेत होने से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो आपके पास जो एक हिंदू संस्कृति और हिंदी भाषा साहित्य की संस्कृति में जो वुमेन है, उसके लिए नजरिया उनके कूल्हों से लेके उनके श्वेत होने को लेकर के है। लेकिन कुड़ुक समाज के पास अपनी वुमेन को देखने के लिए उसका बलिष्ठ होना, उसका मजबूत होना, उसमें उसके जान का बहुत देर तक निकलना। आपने सुना होगा कि सुअर को आप काट भी दो तो उसकी जो जान है उसको निकलने में आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है, जबकि शेर और हाथी और जिराफ और तरह तरह के बड़े जानवर को आप एक बार में मारेंगे और माथे पे और वो गिर के खत्म हो जाएगा, उसमें जान तुरंत से खत्म हो जाती है। लेकिन वही जंगली सुअर के पास ये एक क्षमता है कि उसकी जान ही नहीं निकल रही होती है। तो मेरी वुमन किसी के शिकार में आप आने लायक नहीं है, वो बहुत मजबूत है, इस सेंस के साथ वो गीत बने हुए हैं। तो मुझे लगता है ये है आदिवासी औरतें। कमेंट्स में लोगों ने सिर्फ अपनी बात रखी है, कोई सवाल हमें दिख नहीं रहा है। ये ज्यादा अच्छी शायद मैंने स्थितियां इतने हैं सारे कि सवाल पूछ लिए कि अब नहीं, मुझे लगता है ये सवाल से ज्यादा बातचीत थी और हम लोग एक संवाद की स्थिति में आए हैं, और लोगों का सवाल ना पूछ पाना कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही बातें कर ली हैं। पर एक चीज तो यह है कि सवाल करना हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। आपके सवाल से पता चलता है कि आप सजग हैं। तो हम लोगों के पास अगर सवालों की कमी है या सवाल नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोगों को ये विचारना पड़ेगा कि चीज़ों को शंकाओं से अगर आपने नहीं देखना शुरू किया है तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है, और आप उस प्रक्रिया में बह चले हैं जहाँ पे हिंदुआइजेशन, संस्कृताइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और तमाम तरह की चीज़ें घटित होंगी, और आप उसको अकोमोडेट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। तो कहीं ना कहीं एक चेतना जो दलित समाज के पास बाबा अंबेडकर की वजह से आती है, परियार की वजह से आती है, कहीं ना कहीं हम आदिवासी समुदायों में उनके एक्सेप्टेंसेस को लेकर के बहुत मेजर मतलब काम करने की जरूरत है। हमने अपने आइकन्स अपने ज्योग्राफी वाइज तय नहीं करने हैं, हमने तय करना है जहाँ पे हम श्रम को महत्व देने वाले लोगों के साथ जुड़ सके, हम विश्वास कर सकें कि जो श्रम पे आधारित जीवन जीना चाहता है, घंटी बजा के जीने वाले लोग हम लोग नहीं हैं, हम लोग मेहनत करके पसीना बहा करके खाने वाले लोगों में से हैं, और आपका पसीना ट्रेडमिल में उतरता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे ऑडियंस को भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा, और शायद हम ये बात रख पाए कि हम हिंदू क्यों नहीं है और हमें इस चीज से क्यों बचना चाहिए। जैसे कि अब हम देखें 5 अगस्त को, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान धर्मनिरपेक्षता को मानता है, उसके अलावा फिर भी एक
प्राइम मिनिस्टर का पद होल्ड करने वाला जो व्यक्ति है वो एक धर्म के मंदिर में जाके भूमि पूजन करते हैं, और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें संदेश मिलता है कि एक होमोजेनिटी लाने की कोशिश हो रही है। तो इस अवसर पे आपने हमें इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच।